हेलो स्टूडेंट्स आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सेकंड पार्ट ऑफ रिवीजन लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेल ऑफ गुड्स में सेक्शन 30 तक, जिसमें बनते हैं 3 चैप्टर, वो हमने रिवाइज किए थे। तो आज हम सेक्शन 31 ऑनवर्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ एक्ट, ये फास्ट रिवीजन, जहां मैं एक एक सेक्शन, लेकिन फर्स्ट वे में रिवीजन है, तो हैंड रिटर्न आपको ये लिख के दे रहा हूं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहली बात मत भूलिए, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सीए फाउंडेशन में एग्जाम में मिनिमम 12 नंबर और मैक्सिमम 15 मार्क्स तक इसकी वेटेज बताई गई है। सो वेटेज इज वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से, और आज थोड़ा सा रिवीजन, हल्का सा एक जो अंदाज है मैं डिफरेंट करूंगा। रीजन ये है, सेक्शन 30 ऑनवर्ड जितना सेल ऑफ गुड्स एक्ट बचता है वो एक क्वेश्चन वाइज हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है और आपने परफॉर्म भी करना है। यह आता है सेक्शन नंबर 31 से टिल 44, बट वी कैन मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, एंड दैट इज, ये पूरा का पूरा चैप्टर डील करता है डिलीवरी। नेचुरल है किसकी? गुड्स की। तो डिलीवरी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आता है, और बहुत ही सबसे आसान कॉन्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स में यही है। तो डिलीवरी के ऊपर सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 कहता है ड्यूटी है जी। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो दो पार्टीज हैं, सेलर एंड बायर। बायर की डेफिनेशन सब सेक्शन 1 में, सेलर की 13 में ऑफ सेक्शन 2, और डिलीवरी सब सेक्शन 2 में आती है। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, रिवीजन में भी, कि सिंपली वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। तो देखिए, दो पार्टीज हैं तो मैं दोनों के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, सेलर बायर। तो भाई साहब, सेक्शन 31 में सेलर की क्या ड्यूटी है? टू डिलीवर, भाई सामान डिलीवर कर दे। बायर की क्या ड्यूटी है? टू एक्सेप्ट, तो जो गुड्स हैं आप डिलीवर कीजिए, ये एक्सेप्ट करेगा। खत्म इतने पे 31। सेक्शन 32 कहता है कि भाई जब सामान बेचा गया है तो नेचुरल है पैसे लेने हैं या देने हैं, और सेलर ने सामान देना है। तो इसलिए 32 कहता है पेमेंट नेचुरल है बायर करेगा, एंड डिलीवरी नेचुरल है सेलर करेगा। और देखिए, क्योंकि डिलीवरी के ऊपर चैप्टर है तो बार बार आएगा, तो मैं डी वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं इसके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूं और लिखना थोड़ा कम पड़े। तो पेमेंट एंड डिलीवरी ये कहता है क्या होंगी? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर, या शब्द इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्करेंट, दे आर टुगेदर। तो ये बेसिकली किस केस में होता है? जब हम कैश में सामान बेचें, कैश सेल्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस चैप्टर में है, हर सेक्शन के साथ आप एक चीज़ लिख सकते हो, अनलेस कॉन्ट्रेरी। अनलेस कॉन्ट्रेरी का मतलब है, जो मैं लॉ आपसे डिस्कस करूंगा वो सीधा सीधा सेक्शनों में लिखा है, लेकिन उन हर सेक्शन में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उससे रिवर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, या कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कीजिए। 33 वन ऑफ द नाइस सेक्शन है, क्योंकि ये स्ट्रेट वे डिलीवरी पे ही बात करता है कि डिलीवरी कैसे होगी। तो सिंपल चीज़ वही जो हमने पहले भी रिवीजन में कहा था, टीओपी, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन किसके पास चले जाना चाहिए? नेचुरल है बायर के पास चला जाना चाहिए। 33 में हम यूं भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होगा, उस तरह से जो डिलीवरी है हम उसकी टाइप्स बता सकते हैं। तो यहाँ हम 3 चीज़ें कहते हैं कि भाई, एक है एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या हो गया? फिजिकली आपसे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया।
देन दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक पता ही चल रहा है शब्द से ही, बाय सम वे, बाय सम सिंबल, तो इसे हम कहते हैं बाय वे ऑफ टोकन। जैसे अगर कार की डिलीवरी करनी है तो हम किससे कर देते हैं, चाबी से, या कुछ और भी भारी सामान हो ऐसे ही तो हम डिलीवरी किससे कर सकते हैं, कागजों से भी, जिसके ऊपर हमने सबसेक्शन 4 में डेफिनेशन पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक। फिजिकल डिलीवरी नहीं करी, एक टोकन से, एक सिंबल से। एंड तीसरा इस कैटेगरी में आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसे हम कहते हैं कि भाई बाय नोटिस कहें अगले को बता के, या एक वर्ड में ख़त्म करें, ये डिलीवरी होती है बाय एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, मानना। तो नोटिस कहें, इंटीमेशन कहें, या इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं हम, अटॉर्नमेंट, मानना। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आप जहन में रख सकते हैं, वो ये है, आपका सामान गोदाम में पड़ा है, तो गोदाम का जो मालिक है, क्योंकि आपने सामान बेच दिया, तो उसने माना कि ओके आपने सामान बेच दिया है, अब ये सामान मेरे पास किसका है, बायर का है। तो एक तरह से बिना कोई डिलीवरी हुए मानने से ही डिलीवरी होगी। मतलब यहाँ कोई फिजिकल चेंज इन पोजेशन नहीं है, सामान वहीं पे है जहां वो था, नो विजिबल चेंज। 34 कहता है पार्ट डिलीवरी। तो देखिए टुकड़ों में डिलीवरी तो वैसे तो सही नहीं बनता, बट टुकड़ों में डिलीवरी भी वैलिड होती है अगर वो है ड्यू टू डिलीवरी इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारा सामान आना है, कई ट्रकों में आना है, तो जब कई ट्रक्स हैं तो ये तो है नहीं कि वो इकट्ठे आएंगे, अलग अलग करके आएंगे, तो पर डिलीवरी, सो इट इज़ फेयर, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। 35 कहता है जो डिलीवरी मांगना है, सामान तो देखिए बायर को चाहिए तो उसी को मांगना चाहिए, तो यहाँ पे बायर्स ड्यूटी है टू डिमांड व्हाट, डिलीवरी, तो ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ अलग लिखा है वो मैं बार बार बता रहा हूँ, हर सेक्शन के साथ वो कॉमन फैक्टर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि वो सेलर ने ही देना है तो अलग बात होगी, लेकिन ड्यूटी उसी की है सामान मांगने की। और जब वो मांगता है तो ध्यान उसे ये भी रखना है कि वो सामान मांगे कब, एक रीजनेबल टाइम में। और रीजनेबल टाइम के ऊपर प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सेक्शन 63 आता है, और वो ये कहता है कि व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो 63 यहाँ समाप्त हो जाता है इसी के साथ में। देन स्टूडेंट्स 36 में दो बातें आती हैं कि डिलीवरी कहाँ होगी, प्लेस, और डिलीवरी का खर्चा कौन बेयर करेगा। प्लेस में फर्दर दो बातें बन जाती हैं कि या तो प्लेस क्या होगा आपने पहले से ही बताया होगा, लेकिन समस्या क्या है अगर आपने प्लेस पहले से नहीं बताया है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, समस्या वहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्दर फिर तीन सिचुएशन बन सकती हैं, वो ये है, या तो हमने कर दी है सेल, या है एग्रीमेंट टू सेल, या है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स हम सबसेक्शन 6 में डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि जो अभी तक बनाने हैं। तो देखिए अगर सेल है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होगी, जहाँ पे सामान पड़ा था एट द टाइम ऑफ सेल। तो प्लेस क्या होगा, जहाँ पे गुड्स हैं कब हैं, एट टाइम ऑफ सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में भी आंसर सेम है, जहाँ पे सामान है एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। और फ्यूचर गुड्स में प्लेस क्या होगा, वेयर, जहाँ पे गुड्स क्या होंगी, आप मैन्युफैक्चर कहें, आप प्रोड्यूस कहें, जहाँ वो बनेंगी। एक्सपेंसेस में दो बातें आती हैं। देखिए एक्सपेंस दो प्रकार का होता है, एक गुड्स को किस में लाने के लिए, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, जैसे पैकेजिंग वगैरह कह लीजिए, जिसके ऊपर हमने पहले रिवीजन में सब सेक्शन 3 में, क्योंकि डेफिनेशन सब सेक्शन 2 में आती है तो इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड सब सेक्शन 3, कि ये स्टेट या कंडीशन ऑफ गुड्स है। तो डिलीवरेबल स्टेट में पुट करने के लिए जो खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा, सेलर ही बेयर करेगा। एंड जो सामान है आप अपने घर लेके जाओगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बेयर कौन करेगा, वो बायर करेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 37 में हमने थोड़ा एज अ सेलर गलती कर दी, हमने सामान में थोड़ी सी हेर फेर कर दी। मतलब आप यूँ कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ, क्या किया हमने,
रॉन्ग क्वांटिटी, तो पहला शब्द है क्वांटिटी, और दूसरा है हमने क्वालिटी में भी गड़बड़ कर दी, मिक्स्ड क्वालिटी कह लीजिए। अब रॉन्ग क्वांटिटी में आप जानते हैं दो बातें होंगी, या तो क्वांटिटी एक्सेस होगी या क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए अगर एक्सेस क्वांटिटी है तो यहाँ बायर के पास क्या आ जाती है, ऑप्शन आ जाती है, या तो वो क्या करे, या तो वो सारा का सारा सामान एक्सेप्ट कर ले, या क्या कर ले, रिजेक्ट कर दे, या वो क्या कर सकता है, जितना उसने ऑर्डर दिया था उतना सामान रख ले और कीप कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और अगर शॉर्ट में है तो फिर से बायर के पास ऑप्शन होगी, तो यहाँ ऑप्शन दो ही होंगी, एक्सेप्ट करे या फिर क्या करे, रिजेक्ट करे। और अगर मिक्स्ड क्वालिटी आती है तो पहली बात है देखिए सेलर की ड्यूटी थी इस तरह से वो सामान को क्या ना करे, मिक्स ना करे, लेकिन अगर अगले ने कर दिया है, भाई आपके पास दो ही चॉइस हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो या क्या कर लो, रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया जी 37। सेक्शन नंबर 38 कहता है आपने डिलीवरी करी लेकिन डिलीवरी कर दी बाय इंस्टॉलमेंट्स। देखिए टुकड़ों में, जैसे हमने सौंदर्य साबुन लक्स का ऑर्डर दिया 12 पीस और दुकानदार रोज एक एक पीस लेके पहुंच जाता है, भाई ये तो सही नहीं है, ऐसे इंस्टॉलमेंट में तो आप नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड है। वैसे हमने कह दिया था अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, वो बात अलग आ जाती है। तो इसके बाद में कहानी थोड़ी बायर पे ज़्यादा घूमेगी, उस तरह से कह लीजिए थोड़े सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 39 कहता है आपने डिलीवरी कर दी है टू कैरियर। कैरियर मीन्स वो ट्रक वाला, रेलवे वाला, जिसके थ्रू आपका सामान जाना है। तो अगर आपने डिलीवरी टू कैरियर कर दी है, इसे क्या माने, क्या इसे हम ये माने कि ये डिलीवरी टू बायर हो गई है, जी मान लीजिए, जनरली हम इसे मान लेंगे ये क्या है, डिलीवरी टू बायर है, वरना जो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे भी आपने कुछ रिवर्स में लिखा है वो बात अलग आ गई। तो सेक्शन 40 में ये आता है आपने डिलीवरी करनी है एट डिस्टेंट प्लेस, मतलब दूर सामान भेजना है। देखिए जब सामान अगर हमने कहीं पे दूर भेजना है तो उसमें समस्या क्या आ जाती है, उसमें एक रिस्क एलिमेंट आ जाता है। तो प्रश्न ये है ये रिस्क कौन बेयर करेगा, तो ये रिस्क बेयर करेगा, बायर को ही बेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने सामान दूर जगह से खरीदा है। 41 कहता है बायर का राइट है जैसे डिलीवरी होती है वो क्या कर सके, टू एग्जामिन गुड्स। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए सेलर उसे क्या देगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे मिलनी चाहिए, जिसका मतलब होता है बीइंग हर्ड तो नहीं कहना चाहिए एग्जैक्टली, उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए कि वो सामान को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके। देन 42 सेक्शन में, क्योंकि ये मैं कह रहा था थोड़ा बायर के ऊपर कहानी यहाँ स्टार्ट हो जाती है, तो 42 में है बायर ने क्या करना है, सामान एक्सेप्ट करना है। तो बायर क्या है, ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करे, टू एक्सेप्ट करे। नेचुरल है उसे एक्सेप्ट तभी करना चाहिए जिस तरह से बात हुई थी कि जो मैनर है, तरीका है, उस तरह से हमने उसको सामान भेज दिया है, तो ही इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट। एंड 43 में और 44 में, तो 43 और 44 दोनों फिर से एक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे एक जैसे हैं, बट दो ये सेक्शन एक ही पॉइंट पे बन जाते हैं। वो ये है, अगेन है बायर के ऊपर ही, कि अगर उस तरह से सामान नहीं है जिस तरह से कहा गया था, मैनर कह लीजिए वो, तो ऑब्वियसली बायर रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसे क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो बायर की ड्यूटी है टू गिव नोटिस, किस बात का, रिफ्यूज़ल का। रिफ्यूज़ल क्यों है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, यूं कह लीजिए वो बिल्कुल लॉफुल क्या कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, सामान वैसा नहीं है जैसे कहा गया था। और 44 थोड़ा रिवर्स में चला जाता है। तो 44 कहता है कि भाई बायर की तरफ से क्या हुआ, रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल हुआ है। तो हैं ये देखिए सारे सेक्शन बायर की तरफ से मूव कर रहे हैं, बाय बायर है, तो यहाँ उसे फिर बेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने गलत किया है। तो आपको जो नुकसान होगा इस वजह से सेलर को, तो आपको वो डैमेजेस बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए ऑलमोस्ट इन सेक्शन में 38 से 38 को चाहे हम इसके अंदर से रहने देते हैं क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे था, तो आप यहाँ से 39 से इसे लेंगे तो इस पैटर्न को थोड़ा सा समझना चाहिए।
ये सारे के सारे सेक्शन 39 से लेके 44, क्योंकि वो बायर के ऊपर ही जा रहे हैं। चाहे यहाँ वर्ड बायर मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं एंड में आ गया, और बाकी हर जगह बायर तो है ही। यहाँ पे भी बायर देख रहे हैं, हर जगह क्या है, बायर है। तो ये ध्यान दीजिए। तो इस तरह से अगर आप एक एक सेक्शन याद करना चाहते हैं तो 39 से 44 पकड़ लीजिए, सारी गेम बायर के ऊपर है। तो ये एक पर्सन हमारे यहाँ पे आके बच्चों समाप्त हो जाता है, और इसके ऊपर चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 एंड 6 इकट्ठा लेना चाहिए। वजह उसकी ये है कि हम इसके ऊपर 2 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 5 आता है वो डील करता है अनपेड सेलर के ऊपर, कि आप सेलर हैं लेकिन आपको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और यहाँ सेक्शन नेचुरल है, 45 से रिवर्स कर दीजिए 54 तक आएगा। लेकिन इस चैप्टर के साथ हमें 100% ये चैप्टर लेके चलना चाहिए, चैप्टर नंबर 6, जिसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि बायर और सेलर में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे सेक्शन 55 से 61 तक ये जाएगा। तो हमें इनको पक्का साथ में लेके चलना ही चाहिए। तो ये इन दोनों चैप्टर को अगर मैं फ्यूजन करूं तो यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। एक है सेलर के राइट और एक है बायर के राइट। बट बिफोर आई गो टू सेलर, हमें सबसे पहले यहाँ जानना चाहिए अनपेड सेलर का मतलब क्या है। तो अनपेड सेलर का मतलब बताया गया है, और ये बताया गया है अंडर सेक्शन 45 में। तो अनपेड सेलर का मतलब बहुत ही सिंपल है, जिसको पूरे पैसे अभी नहीं मिले। होल ऑफ प्राइस, प्राइस मत भूलिए, हम इसकी डेफिनेशन सब सेक्शन 10 में पढ़ के आए थे, मनी कंसिडरेशन। होल ऑफ प्राइस क्या किया, ना तो आपने दिए हैं ना ही उसको ऑफर करी है देने की, और टेंडर्ड, या फिर आपने क्या किया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि 3 होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक वगैरह, सेलर को मिला है लेकिन वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो ये था इसका मीनिंग, कम्स टू एन एंड। तो हमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं बच्चों, एक अनपेड सेलर के हक और एक बायर के हक। हम दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे ताकि हम आसान कर सकें। तो ये रहा एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो सेलर के राइट नहीं ही हम बात कर रहे हैं, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं, अकेला सेलर नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, सेलर अनपेड होना ज़रूरी है, राइट। और नेचुरल है, एज आई वाज सेइंग, कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप साथ में लेके चलेंगे दे विल साउंड वेरी इजी टू यू। तो यहीं पे मैं इसी पेज पे, ताकि साथ के साथ आपको ये दिख सकें, तो ये हम प्रश्न बना रहे हैं, राइट्स ऑफ बायर। बायर के आगे अनपेड वर्ड तो हो नहीं सकता, ये तो दिमाग लगा लीजिए। अब जो राइट्स हैं हम क्या करेंगे, ये जो उसके राइट्स हैं भाई किसके खिलाफ हैं। तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बायर के खिलाफ होंगे। नहीं, हम इसको 2 कैटेगराइजेशन करेंगे। जो सेलर के जो राइट हैं बच्चों, अनपेड सेलर के राइट हैं, वो 2 प्रकार से होंगे। एक उसके राइट होंगे अगेंस्ट गुड्स, और एक उसके राइट्स होंगे अगेंस्ट बायर। बायर वाला हिस्सा आपको आसान लगेगा, गुड्स वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छा है। तो और राइट्स ऑफ बायर, तो बायर के जो राइट्स हैं वो होंगे अगेंस्ट गुड्स के ऊपर सिंपली एक पॉइंट लेंगे हम, और सेलर के खिलाफ उसके मेन राइट्स होंगे। तो उसके भी राइट्स हम 2 कैटेगरी में ले रहे हैं, एक अगेंस्ट गुड्स, एक ही पॉइंट आएगा, और अगेंस्ट क्या है, मेन सेलर। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, ऑर्डर वाइज सेक्शन आएंगे, तो जहां जो पॉइंट फिट हो रहा होगा हम उसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लेके चलेंगे, कि जितना मैं आपके लिए आसान करके इसको पेश कर सकूं। तो बच्चों
अगेंस्ट अनपेड सेलर के राइट जो हैं अगेंस्ट गुड्स आप 4 पॉइंट ले लीजिए और बायर के खिलाफ भी 4 पॉइंट। यहाँ ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 4-4 इस तरह से जहन में टिक जाएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी आती है, जो अनपेड सेलर के राइट्स हैं अगेंस्ट गुड्स, वो दरअसल मेन एक सेक्शन है, वो मत भूलिए, वो है सेक्शन नंबर 46। लेकिन हम इस सेक्शन के साथ और सेक्शन लिंक करते जाएंगे, तो मेन है 46, ये ध्यान रखिए। सो अगेंस्ट गुड्स में हमारा जो पहला राइट आता है वो अनपेड सेलर का राइट है, राइट ऑफ लियन। ये आपने जानना है, लियन का राइट है 46 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए के अंदर। देखिए लियन का मतलब क्या होता है, रख लो, क्या रख लो, गुड्स। भाई किसकी गुड्स, किसी और की, बिलोंगिंग टू अदर। कब रख लो, इफ आपके पास हो, इफ इन पोजेशन, द वर्ड इज पोजेशन। कब तक रख लो, जब तक आपके ड्यूज आपको ना मिल जाए। किसी और का सामान अपने पास रख लो, जैसे आप सेलर हो और सामान बेच दिया, तो ऑनरशिप अगर बायर की हो गई है, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया था टाइटल ऑनरशिप, तो अगर वो बायर की होगी, बायर मालिक हो गया, लेकिन आप सामान रख सकते हो अगर आपको पैसे नहीं मिले। हम इस सेक्शन के साथ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ लिंक करने हैं साथ में कुछ सेक्शन। 47 हम लिंक करेंगे यहाँ पे, 48 भी इसके साथ लिंक करेंगे, एंड 49 3 सेक्शन मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। 47 जो कहता है, अगेन नेचुरल सी बात है, वो भी लियन के ऊपर ही डील कर रहा है, और 47 कहता है 3 चीज़ें। कहता हुआ क्या, आपने सामान सेल किया है विदाउट, बिना स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को मैं CRE लिखूंगा, मतलब बिना उधार की टर्म के आपने माल बेचा है, तो ठीक है आप रख सकते हो। और दूसरा क्या है, आपने सामान बेचा है विद स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, और उसका टर्म, उधार का जो टर्म था वो एक्सपायर्स, समय उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसका समय समाप्त हो गया। ये हुए 2 पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट है 47 में, जो बायर है वो हो गया जी इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जिसकी डेफिनेशन हमने सब सेक्शन 8 में पढ़ी थी, हु सीजेस टू पे द डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या यूं कह लीजिए कैन नॉट पे द डेट्स। तो 3 चीज़ें हैं। 48 कहता है, क्योंकि लियन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी, किसी का सामान रख लो अगर आपके पास है तो 48 कहता है अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है, इफ़ पार्ट डी फॉर डिलीवरी कर दी है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लियन एक्सरसाइज करें किसके ऊपर, ऑन बैलेंस गुड्स, या शब्द इस्तेमाल किया है रिमाइंडर, जिसका मतलब बैलेंस ही हो गया। 49 आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से प्रश्न बनाया जा सकता है, और वो है कब आप लियन का हक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, टर्मिनेशन ऑफ लियन। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 ने 3 सिचुएशन बताई हैं कि कब आपको लियन का हक नहीं मिलेगा। तो पहली सिचुएशन यहाँ ये आ जाती है, आपने सामान कैरियर को क्या किया, डिलीवर कर दिया, मतलब ट्रक वाले को आपने सामान दे दिया है, और आपने उसमें क्या किया, आपने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, विदाउट राइट ऑफ डिस्पोजल। तो प्लीज़ मत भूलिए, हम राइट ऑफ डिस्पोजल बच्चों कहाँ पढ़ के आए थे, हमने राइट ऑफ डिस्पोजल जो पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्शन नंबर 25 में, टाइटल वाले चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था। सेकंड सिचुएशन ये आती है कि ये जो बायर है, बायर या उसका एजेंट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, उसके पास क्या आ गया, सामान आ गया है, गेट्स पोजेशन। देखो सिंपल सी बात है, लियन तभी लगेगा कि अगर सामान आपके पास हो, क्योंकि हमने पॉइंट कंडीशन ऊपर बोल दी थी, इफ इन पोजेशन। एंड तीसरी बात है, आपने अपना राइट क्या किया, वेव कर दिया, जिसका मतलब है छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक ये देखिए, सबसेक्शन टेक्निकली कहें तो 1 था, और सबसेक्शन 2 बड़ी ज़बरदस्त एक पॉइंट किया जाता है, वो ये कहता है अगर आपको कोर्ट से डिक्री ऑफ प्राइस भी क्यों ना मिल जाए, जिसका मतलब है कोर्ट ने आपके फेवर में एज ए सेलर ऑर्डर कर दिया कि भाई इसको पैसे दो, स्टिल
आप क्या कर सकते हैं, लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू, चाहे आपके फेवर में ऑर्डर आ चुका है। तो ये पहला राइट था मिस्टर सेलर का अगेंस्ट गुड्स था रखने का। तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हमारा राइट जो आता है वो सब सेक्शन नेचुरल है, चेंज होगा। देखिए यहाँ पे राइट ऑफ, मैं इसे शॉर्ट में कहता हूँ सिट, या पूरा एक बार लिख देता हूँ, स्टॉपेज इन ट्रांसिट। इसका मतलब क्या हो गया, सामान सेलर से निकल चुका है, कैरियर को दे दिया है, ट्रक वाले को, लेकिन आप रास्ते में सामान को रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, तो ये 46 ही है, लेकिन सब सेक्शन 1 में क्लॉज नंबर क्या आ गई बच्चों, बी आ गई है। और इसके साथ हम अटैच जो करेंगे वो सेक्शन नंबर 50 तो सीधा सीधा अटैच होता है, और 51 है, 52 भी है। 51 अटैच नहीं होता, बट विल डू इट, इसी फ्लो में निकाल देंगे हम। तो ऐसा है कि सेक्शन 50 एंड ये 46 1B, इन दोनों की प्रोविजन कह लीजिए बिल्कुल सेम है। ये कहते हैं कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट कब लगेगा। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ सेलर जो है पार्ट्स विद गुड्स, सेलर के पास सामान नहीं है, और दूसरी बात है जो बायर है वो बन गया जी इंसॉल्वेंट, तो आप रास्ते में सामान को क्या कीजिए, रोक सकते हैं, आप उस कैरियर को रोक लीजिए। अब सेक्शन 51 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, कि रास्ते में सामान कब तक है। दरअसल इसने कई बातें कर दी सेक्शन 51 ने, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की कब तक ड्यूरेशन है, या ट्रांजिट कब खत्म होगा, क्योंकि दोनों तरीके से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो ड्यूरेशन में देखिए बच्चों, सिंपल सी बात ये निकलती है, ड्यूरेशन कब तक रहेगा, तो हम यही कहेंगे सेलर ने कैरियर को सामान दे दिया और अभी तक बायर ने वो सामान नहीं लिया है। सो दैट मीन्स कैरियर के पास है, एंड जो बायर है येट टू टेक वॉट, नेचुरल है डिलीवरी, उसे अभी तक सामान नहीं मिला है। एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट हम यूं भी कह सकते हैं, बायर जो है रिफ्यूजेस डिलीवरी एंड सेलर ऑल्सो रिफ्यूजेस टू टेक बैक। तो यहां पे भी हम यही कहेंगे कि सामान कहाँ है, रास्ते में ही है। और देन चीज़ आती है कि ये ड्यूरेशन का या ट्रांजिट का कह लीजिए एंड कब होगा। तो एंड तभी होगा अगर आपका सामान कहाँ पहुंच गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया जहां भेजना था, और उस डेस्टिनेशन पे बायर ने क्या ले ली, डिलीवरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये भी देखिए, या तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, या बायर बिफोर डेस्टिनेशन टेक्स डिलीवरी, क्योंकि अल्टीमेटली बायर ने सामान ले लिया तो ट्रांजिट क्या हो जाना चाहिए, नेचुरल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और कई बार इसमें क्या चीज़ आती है कि अगर मैं थोड़ा सा अलग से एक जैसे पॉइंट बताऊं, तो वो ये है कि अगर आपने किसी कैरियर को सामान दिया तो हमें उस कैरियर से रिलेटेड ये देखना होता है कि वो जो ट्रक वाला है, या तो इस कैरियर वाले पॉइंट को मैं आपको पहले सेक्शन 52 के साथ लिंक करके देता हूं। चलिए 52 पे एक बार चलते हैं। आपने रास्ते में रोकना है, और 52 कहता है किस तरह से आप रोकेंगे, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। तो भाई हाउ का मतलब क्या है, यहाँ सिंपल सी बात है, आप रास्ते में रोक के उससे क्या ले लीजिए, एक्चुअल पोजेशन ले लीजिए, या कैरियर को क्या दीजिए, आप एक नोटिस दीजिए कि भाई, उसे कहिए भाई गाड़ी रोक, और रोकने के बाद ऑब्वियसली आपने
स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब ही हमने क्या किया, कहा एक्चुअल पोजीशन, दैट मीन्स रीगेन कह लें या रिज्यूम कह लें, वो जो सामान आपका था उसे जाके क्या कीजिए, आप उठा लीजिए। तो हमें यहाँ चीज़ ये देखनी होती है, जब आपने कैरियर से सामान उठा लिया तो रीडिलीवरी, क्योंकि सेलर अपने यहाँ लेके आएगा, तो रीडिलीवरी के एक्सपेंसेस जो हैं उसे कौन बेयर करेगा, तो नेचुरल सी बात है उसे बेयर करना होगा बाय व्हाट, एज फॉर सेलर। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, जो कैरियर है, जो मैं यहाँ कह रहा था, इन सभी सेक्शन को लिंक करके चलें, जो कैरियर है ना वो 3 प्रकार से हो सकता है, या तो कैरियर ये सेलर का है, या ये कैरियर किसका है, बायर का है, या ये कौन है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ना तो ये ट्रक वाला सेलर का है ना बायर का है। अब दिमाग लगाएंगे आप, अगर वो सेलर का है तो क्या नहीं होगा, नो सिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्यों, क्योंकि वो तो ट्रक वाला ही आपका है, तो नेचुरल है यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, कौन सा राइट, क्लियन का। और अगर बायर का है तो अगेन नो सिट, क्योंकि एक तरह से क्या हो गई, वो तो डिलीवरी हो गई। और इंडिपेंडेंट है तो यहाँ आप क्या एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ सिट लगेगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ स्टूडेंट्स, गोइंग टू सेक्शन नंबर 53। तो 53 हमें थोड़ी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी, वो इसलिए बदलनी पड़ेगी क्योंकि 53 में हमारे बायर का हक है। तो 53 क्या कहता है कि यहाँ बायर का हक है अगेंस्ट गुड्स, क्या है उसका हक है, सब सेल कह लीजिए इसे, या कह लीजिए प्लेज, जिसका मतलब है आप सामान को आगे बेच रहे हैं या सामान को क्या कर रहे हैं, आप सामान को गिरवे रख रहे हैं। क्या बायर ऐसा कर सकता है, और यह इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड जो सेलर है अनपेड है, मतलब सेलर को आपने अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, क्या आप आगे बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नो अनलेस, अनलेस का मतलब है हाँ जी कर सकते हैं, इफ बायर हैज़ डटॉग, डटॉग आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइटल के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, सेक्शन 27 से 30, कि सेल ऑनर कर सकता है, लेकिन हमने एक पढ़ा था वैलिड सेल बाय नॉन ऑनर, तो हमने कहा था उस सेलर के पास क्या होने चाहिए, कागज होने चाहिए। तो यहाँ पे बायर को ये राइट है, अगर उसके पास सामान के कागज हैं तो वो एक वैलिड सेल आगे कर सकता है, चाहे अभी तक सेलर क्या है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, सेलर अभी तक क्या है, अनपेड है, सो ही कैन डू। तो यहां आपका हो गया बच्चों सेक्शन नंबर 53। अब क्योंकि हमारे ये अनपेड सेलर के यहाँ राइट्स अभी ख़त्म नहीं हुए थे, अब रहते हैं, तो तीसरा अनपेड सेलर का राइट आता है, अगेंस्ट गुड्स आता है, और ये है उसका राइट ऑफ रीसेल, क्या वो सामान आगे बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। तो ये आ गया 46(1)(c) क्लॉज। एंड साथ में इसके साथ, जैसे हमने ये सेक्शन लिंक किए थे यहाँ सारे, साथ में यहाँ सेक्शन 54 भी आता है। तो क्या सेलर अपना सामान, क्योंकि उसे पैसे तो मिले नहीं, क्या वो रीसेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसे क्या नहीं मिले, पैसे। तो 54 क्या कहता है, जो बायर है, अब यहाँ बायर का मतलब क्या हो गया, नया बायर, टू गेट गुड टाइटल, गुड टाइटल का मतलब क्या हो गया, उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, उसकी ऑनरशिप क्लियर होगी। क्यों क्लियर होगी, क्योंकि पुराने बायर ने क्या नहीं दिए, पैसे हैं, पैसे नहीं दिए, और इसलिए सेलर ने, अनपेड सेलर ने क्या कर दिया, रीसेल कर दिया। और इसलिए याद कीजिए, एग्जैक्टली बोलूँ तो 54 सबसेक्शन 3 था, और ये आपने नॉन ओनर के द्वारा जो वैलिड सेल थी उसमें भी हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं, तो जरूर उसको कंसिडर करें। और वैसे भी सेलर क्या होता है, वो अपने पास जैसे राइट ऑफ डिस्पोजल था, तो राइट ऑफ रीसेल भी अपने पास रिजर्व कर सकता है बच्चों। तो ये हो गया जी हमारा अपना 54। 55 पे जाएं, लेकिन उसके पास जाने से पहले यहाँ पे अपना लास्ट राइट ख़त्म कर लीजिए, राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। विद होल्डिंग डिलीवरी का मतलब क्या है, आप अनपेड सेलर हैं, आपको क्या नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, तो आप डिलीवरी मत करो सामान की। बस यहाँ जो सब सेक्शन है 46 ही चल रहा है, सब सेक्शन 2 हो जाएगा, तो आप सामान की डिलीवरी ना करें। तो नॉर्मल पॉइंट ये थे अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट गुड्स। तो हमने सारे सेक्शन भरने की कोशिश करी, अब 54 हो गया, तो नेचुरल है अब हम कहाँ जाएंगे, 55 पे जाएंगे। और ये भी अनपेड सेलर का राइट है, और ये राइट है अगेंस्ट बायर है। बस यहाँ आ करके हमें ध्यान रखना है, हमारा ये सेक्शन 55 बन जाता है बच्चों।
और 55 में क्या है, हम केस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो केस किस बात का कर रहे हैं, हम उसके ऊपर, बायर के ऊपर केस कर रहे हैं पैसे लेने के लिए। तो नेचुरली ये तो हमारा हक है, केस तो करेंगे पैसे लेने के लिए उसके ऊपर। नंबर 2, 56 में हम फिर से केस कर रहे हैं, बायर के ऊपर कर रहे हैं, किस बात का कर रहे हैं, डैमेजेस की, हमें नुकसान हुआ। भाई किस चीज़ का नुकसान हुआ सेलर तेरे को, क्योंकि उसने क्या नहीं ली, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, कि जो बायर है जी, मैंने डिलीवरी करी थी लेकिन उसने रॉन्गफुल जो डिलीवरी है वो मना कर दी, तो ऑब्वियसली आप केस कीजिए डैमेजेस का। अब बच्चों यहाँ से हमें कहानी फिर बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 57 जो है वो अब हमारे बायर का हक है, सेलर के खिलाफ है, और यहाँ जाके उसे फिल कीजिए। तो 57 में बायर का हक है, सेलर के खिलाफ हक है, और क्या हक है, टू क्लेम, वो ले सकता है सेलर से क्या, डैमेजेस। अब देख रहे हैं आप, दोनों तरफ डैमेजेस आ गया। किस बात के डैमेजेस ले रहा है, बिल्कुल सेम पॉइंट को रिवर्स कर रहे हैं। नॉन डिलीवरी, सेलर ने सर मेरे को सामान दिया नहीं तो मेरे को नुकसान हुआ, तो मेरे को क्या मिलने चाहिए, डैमेजेस मिलने चाहिए। 58 सेक्शन भी यहीं आएगा, और ये बायर का हक है, अगेंस्ट सेलर के खिलाफ है, और वो भी केस कर रहा है। ऑब्वियसली केस तो इन चीज़ों के करने पड़ते हैं, और वो केस किस बात का कर रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ब्रीच में ये पॉइंट पढ़े हुए, इसलिए देखिए टॉपिक का नाम ब्रीच है, तभी तो डैमेजेस और इसकी बात हो रही है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, सर सेलर को कहिए, जज साहब को हम कह रहे हैं कि उसने जो वादा किया है वो परफॉर्म करे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब अलाउड होता है, अगर जो डैमेजेस हैं, क्योंकि डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। तो डैमेजेस क्या है, या तो आप कोर्ट में कहेंगे जज साहब ये इनएडिक्वेट है, या डैमेजेस क्या है, अनअसर्टेनेबल है, मतलब हम कंप्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं कितना हमें नुकसान हुआ है, या यूँ कह लीजिए जज साहब ये गुड्स जो हैं वो रेयर हैं, मुझे मिलेंगे नहीं, तो मुझे तो मेरा सामान ही चाहिए। तो ये हो गया 58। अच्छा 59 का मैं आपको बता दूं, 59 यहाँ राइट्स में सेट नहीं बैठता, वैसे ये पहले कर लिया जाता है, क्योंकि इम्प्लॉयड कंडीशन एंड वारंटी जो आप पढ़ के आते हैं चैप्टर 2 में, तो हम वारंटी में कहते हैं कि वारंटी जो होती है सेकेंडरी होती है, कोलेटरल होती है, एसेंशियल नहीं होती, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयड वारंटी के ऊपर है। तो उसे आप यहाँ तो कहीं सेट नहीं होगा, तो कहीं भी आपका जो पेज हो, क्योंकि मैंने एक से कम पेज में आपकी रिवीजन करवा देनी है, तो अलग से लिख लीजिए। ये 59 में क्या है, एम्प्लॉयड वारंटी का ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, कांट रिसाइन, रिसाइन का मतलब कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कैन क्लेम, क्या ले सकते हैं भाई, आप ले सकते हैं डैमेजेस। तो ये हो गया जी सेक्शन नंबर 59। अब हम बढ़ते हैं 60 की तरफ। तो 60 का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, ये हम सेलर के राइट पे आ जाएंगे फिर से घूम के। तो आप देख रहे हैं मैं ऑर्डर में रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन वाइज भी आपके लिए जितना इजी कर सकता हूँ। तो ये एक सेलर का राइट है और ये बायर के खिलाफ है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ मैं फिल करूँगा, लेकिन एक बार मैं इसे फिल नहीं कर रहा हूँ, सेक्शन जो 60 है, क्योंकि उससे पहले एक और हम फिल करेंगे। यहाँ मैं इस 4th पॉइंट को बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, या कहें तो पहले ही आपसे 61 शेयर कर लेता हूँ। 61 में फिर से एज अ सेलर आप केस करते हैं बायर के ऊपर, और अब की बार आप केस कर रहे हैं किस बात का, ब्याज फॉर इंटरेस्ट, या आप इसे कह सकते हैं स्पेशल डैमेजेस, कि भाई बायर ने पैसे नहीं दिए, मुझे ब्याज वगैरह मिलना चाहिए। तो ब्याज में क्या होता है, दो बातें होंगी, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा या नहीं होगा। तो स्पेसिफाइड है तो बात खत्म, उतना मिल जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तब भी मिलेंगे, लेकिन कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। तो कोर्ट लेकिन आपको ये रेमेडी जरूर देगी। 61 और 61 को ना आप बायर का भी राइट इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट सेलर। तो ये दोनों जगह ये सेक्शन आ जाता है, क्योंकि बायर भी सेलर से इंटरेस्ट ले सकता है। वो कैसे इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा फॉर एडवांस पेड। देखिए उसने क्या किया होगा, सेलर को एडवांस दिया होगा,
और सेलर ने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अगला उसके ऊपर ब्याज क्लेम कर सकता है। तो दोनों जगह 61 हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 4 जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा अगर हम इसको डिफरेंट करें तो सेलर का राइट तो है और बायर के अगेंस्ट है, लेकिन ये पॉइंट डिफरेंट थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे एग्जैक्टली हम अनपेड सेलर नहीं कहेंगे। ये क्या है, ये क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसने किया, बायर ने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है बिफोर ड्यू डेट। याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा बिफोर ड्यू डेट, जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या कहते थे, हम कहते थे जी इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वक्त से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम इस सेलर का राइट बना रहे हैं कि सेलर क्या कर सकता है, तो सेलर में, तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 39 में पढ़ते थे कि सेलर क्या करे, या तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले, रिसाइंड कर ले, और या क्या कर ले, वेट टिल ड्यू डेट। आप ड्यू डेट तक इंतज़ार कर सकते हैं, और अगर आज ही आप रिसाइंड कर सकते हैं तो साथ में आप किस बात का कर सकते हैं एज ए सेलर, डैमेजेस का भी। तो बच्चों यहाँ हमारे बिल्कुल ऑर्डर में चलते हुए सेक्शन हो चुके हैं 61। मैं बता दूं 62 का लिंक भी इम्प्लॉयड कंडीशन एंड वारंटी से आता है, तो इसलिए सेक्शन 62 क्या कहता है, चाहे इम्प्लॉयड कंडीशन हो चाहे इम्प्लॉयड वारंटी हो, जो आपको याद हो सेक्शन 14 से 17 में आती हैं। जैसे 14 सबसेक्शन में ए में आता है इम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ टाइटल, बी में वारंटी आती है क्वाइट पोजेशन, सी में आता है इम्प्लॉयड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस। ऐसे 15 में आपको याद होगा डिस्क्रिप्शन से सेल थी या सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन था, 16 में वो क्वालिटी और फिटनेस, 17 में सेल बाय सैंपल। तो इम्प्लॉयड जो कंडीशन या वारंटी है हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम इसे एम्प्लॉयड कंडीशन या वारंटी नहीं मानेंगे। तो बच्चों ये हो गया 62, एंड डू नॉट फॉरगेट 63, थोड़ी देर पहले मैंने रीजनेबल टाइम पे आपको पढ़ा दिया था। अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो डील करता है आपका ऑक्शन सेल्स के ऊपर। सो ये राइट्स वगैरह यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट। और ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये एक सेल ऑफ गुड्स का नेचुरल है। अब चैप्टर नंबर लास्ट है 7 है, और इसका नाम है मिसलेनियस, और नेचुरल है, ये स्टार्ट हुआ सेक्शन 62 से 66 तक, और हम पहुंच गए 64 पे, और उसे मैं कहता हूं हमारा लास्ट सेक्शन, क्योंकि मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं 65 और 66 सेक्शन खत्म हो गए हैं। वैसे हल्का सा जिक्र मैं कर दूंगा। तो 64 में आता है बच्चों ऑक्शन सेल। तो ऑक्शन सेल आप सारे जानते हैं, नीलामी से हम सामान बेच रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, आप जब नीलामी से सामान बेच रहे हैं तो हम इसे एक पब्लिक सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सारी जनता को इनवाइट कर रहे हैं। तो आप पब्लिक सेल कर रहे हैं, जिससे आप क्या है, एक तरह से बिडिंग कि लोगों से बोली इनवाइट कर रहे हैं वो कितने में सामान खरीदने को तैयार होंगे। ये जो सेल आप करते हैं एक स्पेशल एजेंट के थ्रू करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्शनर। तो इस तरह से आपने जब सामान बेचना होता है तो आप क्या करते हैं, एक भयंकर एडवर्टीजमेंट जारी करते हैं, जिसमें आप जगह, टाइम, ये वो एंड कौन से गुड्स बेचेंगे ये सब आप बताते हैं। मेन इसमें चीज़ क्या आती है, आप एक रिजर्व प्राइस फिक्स कर देते हैं, जिसका मतलब होता है मिनिमम प्राइस की इससे नीचे सामान नहीं बेचा जाएगा। और फिर क्या होती है, हर बिडर अपनी तरफ से क्या लगाता है, बिड लगाता है, उसे हम कहते हैं ऑफर। हमने क्या करना है ऐसे ऑक्शनर, हमने करनी है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए हम कुछ एक कस्टमरी मीन्स परंपरागत एक तरीका फॉलो करते हैं कि वो ऑक्शनर एक हथौड़ा नीचे ही मारता है, जिसका मतलब है कि हमने ये बिड एक्सेप्ट कर ली और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या वो कहेगा गोइंग गोइंग गॉन, या कहेगा 1 2 3 सोल्ड। तो इस तरह से ये एक्सेप्टेंस होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन देखिए जो आपने ऑफर दी है वो आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं, नेचुरल है, कैंसिल कर सकते हैं बिफोर व्हाट एक्सेप्टेंस, वो आपका हक है, जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्ट हो गए आप, जिसका मतलब है अपनी ऑफर से मुकर गए आप, तो कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ निकल के आती है डिफरेंट वे में
डेट इज नॉक आउट एग्रीमेंट। नॉक आउट नाम से ही पता चला है, जैसे किसी को ना मुक्का मार के दफा कर देना, ऐसा ही कुछ है। तो देखिए जो बिडर हैं इतने सारे आए हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है सामान जो बिकेगा महंगे दाम पे बिकेगा। तो आपने क्या किया, जो प्राइस है, कंपटीशन जो हो रहा है उसकी वजह से, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपस में एक कार्टेल बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हम आपस में बोली को बढ़ाएंगे नहीं, और ताकि रेट सस्ते में सामान मिल जाए और आपस में बांट लेंगे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है जिसे हम कहेंगे प्रीटेंडेड बिडिंग। इसका मतलब क्या है, ये हमारे जो सेलर साहब हैं उन्होंने एक फ्रॉड वाली बात कह लीजिए उन्होंने कर दी। उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से एक डमी खड़ा कर दिया। डमी का मतलब है एक ऐसा बिडर खड़ा कर दिया जो जानबूझ के रेट बढ़ा रहा है, और ये कोई खरीदने वाला आदमी नहीं है, सेलर का ही आदमी है। तो ऐसी स्थिति में नेचुरल है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर लिया सामान खरीदने का तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आखिरी जो दो सेक्शन बचते हैं 65 एंड 66, उनका कोई लेना देना नहीं है आज के दिन, क्योंकि 65 तो लॉ ने क्या कर दिया, रिपील। रिपील का मतलब है इसकी मृत्यु हो गई, बोले तो ये सेक्शन अब रहा ही नहीं है, रिपील्ड मीन्स खत्म। और 66 को हम कहते हैं सेविंग क्लॉज। इसका कहना कि ये है कि ये एक्ट शुरू होने से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्ट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ये एक्ट, इससे पहले जितनी भी सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन रही होंगी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। था क्या, ये एक्ट इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपने चैप्टर नंबर 7 निकाल के अलग से कानून बना दिया। तो उन्होंने कहा कि एक्ट के शुरू होने से पहले जो भी राइट्स थे, ऑब्लिगेशन थे, वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो यूं कह लीजिए ये दोनों सेक्शनों का कोई रेलिवेंस आज के दिन है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी तरफ से फास्ट रिवीजन, जो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आधे एक पेज में पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके हैंड रिटन नोट्स बने और आपको पेपर से पहले एक बहुत भयंकर यूटिलिटी इस चीज़ की निकल के आए। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज रिवीजन क्लासेस and making your notes. Good luck. God bless. Thank you.